गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज हम नगरों का आधुनिक युग में जो विकास था 1800 ईस्वी से आज तक, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। असल में बड़ी मात्रा में नगरीकरण और नगरीय विकास अधिकांशतः 19वीं शताब्दी से ही शुरू होता है, जब औद्योगिक क्रांति के साथ साथ नगरीय क्रांति भी पुनः शुरू होती है। जैसा पहले ही बताया जा चुका था, तकनीकी क्रांति की प्रथम महत्वपूर्ण अवस्था प्राचीन नगरों के उदय का कारण बनी, जब स्थायी कृषि के अतिरिक्त उत्पादनों के आधार पर प्रथम नगरीय जीवन का सूत्रपात हुआ था। दूसरी क्रांति के पहले तक की अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि प्रधान थी, जिसमें हस्त उद्योगों की गौण भूमिका थी। अतिरिक्त उत्पादनों की मात्रा काफ़ी सीमित थी। आर्थिक कमजोरियों की पूर्ति सैन्य शक्ति से होती थी। वाणिज्य की क्रियाएं अधिकांशतः शक्ति से ही संबद्ध थी और नगरीय उत्पत्ति एवं विकास को भी अर्थव्यवस्था के इस स्वरूप के अतिरिक्त स्थल और परिस्थिति के प्राकृतिक तत्वों का भी मुंह देखना पड़ता था। इन सब कारणों से नगरीय विकास अत्यंत सीमित मात्राओं एवं क्षेत्रों में था। अतः नगरीय जीवन सामान्य के रूप में ना होकर अपवाद या स्थानीयकृत रूप में ही अधिक था। यद्यपि कृषि और यातायात के क्रमिक सुधारों या आविष्कारों ने प्रगति की मात्रा को बढ़ा दिया था, लेकिन भौतिक जगत पर प्रथम महत्वपूर्ण शक्ति नियंत्रण तब हुआ जब औद्योगिक क्रांति ने सामान्य नगरीकरण को संभव बनाया। इसके पहले तो कहीं कहीं और कभी कभी ही बड़े नगरों का अस्तित्व देखा जाता था, लेकिन इस क्रांति के फलस्वरूप हुई तीव्र नगरीय वृद्धि के कारण न केवल बड़े नगरों की संख्या में वृद्धि हुई, बल्कि जनसंख्या का एक बड़ा भाग भी नगरों में रहने लगा। 1750 में लंदन की जनसंख्या 6,76,000 के करीब देखने को मिली थी, जो पश्चिम का पहला बड़ा शहर बन गया था और विश्व का दूसरा शहर था। वो पहला शहर जो विश्व का जनसंख्या के हिसाब से था वो पेकिंग था, चाइना में। इस समय तक यह कुस्तुनतुनिया को पीछे छोड़ चुका था। पेकिंग की जनसंख्या इस समय लगभग 9 लाख थी। पेकिंग चीन की राजधानी का पुराना नाम है। पेरिस, बर्लिन, वियना, न्यूयॉर्क की तीव्र वृद्धि क्रमशः 1810, 1830, 1840 और 1820 के आसपास देखने को मिलती है। जल यात्रा के लिए भाप के इंजन का सफल उपयोग हडसन नदी पर 1807 में ही किया जा चुका था। औद्योगिक क्रांति के आविष्कारों में सबसे महत्वपूर्ण है 1830 के आसपास औद्योगिक शक्ति के रूप में भाप का उपयोग। इसके कारण वस्तु निर्माण उद्योग के स्वरूप में इतना परिवर्तन आया कि अधिक श्रमिकों वाली बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में उत्पादन कार्य संभव होने लगा तथा लकड़ी और जल का स्थान औद्योगिक शक्ति के रूप में कोयले ने ग्रहण कर लिया और परिणामतः कुछ ही दिनों में नगरीकरण बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण का समानार्थक सा हो गया था तथा नगरीकरण औद्योगिकरण के लगभग प्रत्यक्ष अनुपात में बढ़ने लगा। हालांकि औद्योगिक क्रांति का जो शुरुआत है वो 1800 के आसपास हो गई थी, लेकिन इसकी पूर्व जो शुरुआत के लिए जो 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में संभव हुआ, कोयला, लोहा तथा फैक्ट्री एवं जलयानों के लिए वाष्प शक्ति के उपयोग के अतिरिक्त एक बहुत बड़ा कारक था 19वीं शताब्दी के मध्य में रेल मार्गों का आगमन। इनके आगमन से स्थल रूपों का जो यातायात था उसमें बहुत ही परिवर्तन आया। ब्रिटेन में 1850वें दशक के अंत तक और संयुक्त राज्य अमेरिका के आधे पूर्वी भाग में 1870वीं दशक के अंत तक रेल मार्गों का घना जाल बिछ चुका था। नगरों की संगम्यता, प्रादेशिक संबंध तथा उनकी आंतरिक संरचना रेल यातायात से काफ़ी प्रभावित हुई। नगरों के आंतरिक यातायात में भाप की रेलों तथा अन्य सुधारों के उपयोग से कार्यस्थानों एवं निवास स्थानों के बीच दूरी बढ़ाने का मौका मिलने के कारण नगरीय वृद्धि का एक और अंकुश दूर हो गया।
बड़ी औद्योगिक इकाइयों की प्रमुख आवश्यकताएं अधिक बड़ा बाजार तथा भारी कच्चे मालों को बढ़ती हुई दूरियों से ले आना लगभग पूरी कर दी गई थी। काफ़ी दूर के क्षेत्रों से खाद्य पदार्थ इत्यादि की उपलब्धि भी अब संभव हो गई थी तथा दूर दूर तक के तथा समीपवर्ती प्रदेश भी फैक्ट्रियों के तैयार सामानों की बाजार सीमा या सेवा प्रदेश में आ गए। रेलों ने कृषि के व्यापारिक स्वरूप को भी तीव्रता प्रदान किया। बताया जा चुका है कि रेल मार्गों के आगमन से कुछ नगरों पर विपरीत प्रभाव भी पड़ा। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम इंग्लैंड और महाद्वीप यूरोप के समीपवर्ती देशों में हुआ। इसी के साथ साथ ग्रामीण हस्त उद्योगों पर उल्टा प्रभाव पड़ा तथा नगरों में चलने वाले उद्योगों की श्रम इत्यादि जरूरतों की पूर्ति के लिए अनगरीय क्षेत्रों से जनसंख्या का काफ़ी स्थानांतरण हुआ। यूरोपीय नगरों के आंतरिक यातायात में घोड़ा बसों का उपयोग हालांकि 1820वें दशक में प्रारंभ हो गया था, लेकिन नगरीय यातायात पर इसका व्यापक प्रभाव कुछ दशकों बाद अधिक पड़ा। शताब्दी के अंतिम वर्षों में विद्युतीकरण का प्रभाव भी व्यापक रूप ग्रहण करने लगा था। आधुनिक परिस्थितियों में जन्मे या विकसित नगरों का व्यापारिक नगर भी कहा गया है, जिन्होंने व्यापार के विकास के लगभग साथ ही साथ औद्योगिक नगरों का स्वरूप भी ग्रहण किया। ऐसे व्यापारिक नगरों के उदय के मूल में 17वीं शताब्दी से प्रारंभ हुई वित्तीय एवं भूमि संबंधी परिस्थितियों भी थी, जिनके निर्माण के लिए व्यापारियों, धनदाताओं और भूस्वामियों द्वारा प्रदत्त प्रेरणाएं एवं प्रयास उत्तरदायी थे। नगरीय समाज की मान्यताओं में एक प्रमुख परिवर्तन भूमि से संबंधित हुआ। पहले की जागीरदारी प्रथा में ज़मीन की बिक्री ना करके उसे लंबे अरसे के लिए पट्टे पर दिया जाता था। 17वीं शताब्दी के बाद भूमि का क्रय विक्रय के रूप में माना जाने लगा और भूमि के इस व्यापारिक स्वरूप ने नगरीय वृद्धि को प्रत्यक्ष से प्रभावित किया, क्योंकि ऐतिहासिक उपयोगों, भौतिक दशाओं या सामाजिक आवश्यकताओं की तरफ बिना ध्यान दिए भूमि का क्रय विक्रय होने लगा। विशेषतः संयुक्त राज्य में, जहां न्यू इंग्लैंड तथा कुछ अन्य क्षेत्रों को छोड़कर नगरीय विकास अधिक स्वतंत्र ढंग से देखने को मिला। नगरीय विकास के लिए उपयुक्त भूमि विभाजन का शीघ्रतम स्वरूप था ग्रिड आयरन प्रणाली, जिसमें सीधी सड़कें एवं एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और इसीलिए इस प्रणाली में आयताकार प्लॉट आसानी से बन सके। पूंजी विनियोग तथा उसके वित्तीय लाभ अर्जित करना नगर निवासियों का एक लक्ष्य बन गया था। वित्तीय लेन देन के कारण नई तरह की आर्थिक क्रियाओं ने जन्म लिया। दीवारें, जो यूरोप महाद्वीप के विस्तृत क्षेत्रों में सभी नगरों के लिए आवश्यक अंग के रूप में थी, डेन्यूब के दक्षिण स्थित बावरिया, पश्चिमोत्तर जर्मनी के भागों, उत्तरी फ्रांस और इंग्लैंड के निचले क्षेत्रों को छोड़कर जहां दीवार रहित बाजार नगरों का विकास पहले से स्थित ग्रामों या एकदम नए रूप में हो गया था। 17वीं शताब्दी के बाद के व्यापारिक नगरों के विकास के लिए ये दीवारें अनावश्यक बाधा के रूप में हो गई थी, लेकिन संयुक्त राज्य के कुछ नगरों में काफ़ी बाद तक बनाई जाती रही। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी बहुत से नगरों की स्थापना या विकास समुद्री तटों तथा नौगम्य नदियों और वृहत झीलों के किनारे के अतिरिक्त आंतरिक क्षेत्र में भी हुआ। 19वीं शताब्दी में स्थापित या विकसित संयुक्त राज्य के नगरों में प्रमुख हैं शिकागो, मिलवाकी, ह्यूस्टन, एटलांटा, डालास, मिनियापोलिस, डेनवर, पोर्टलैंड और सिएटल। 1871 से 1911 तक के 4 दशकों में इंग्लैंड तथा वेल्स की नगरीय जनसंख्या 140 लाख से 280 लाख अर्थात 2 गुना हो गई और फ्रांस की नगरीय जनसंख्या भी इसी अवधि में 110 से बढ़कर 175 लाख तक पहुंच गई। ब्रिटेन विश्व का पहला देश था जहां नगरीय जीवन का व्यापक प्रसार सबसे पहले हुआ, क्योंकि आधुनिक युग के नगरीय वृद्धि के अधिकांश कारकों का प्रभाव सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ा। लंदन, जो 1700 में लगभग 6.5 लाख तथा 1801 में ये लगभग 8.6 लाख व्यक्तियों का शहर बन गया था, शताब्दी के प्रथम दशक में ही 10 लाखी नगर बनने वाला प्रथम पश्चिमी नगर था।
पूर्व में ये दर्जा पेकिंग और टोक्यो को प्राप्त था। 1825 के आसपास लंदन ने पेकिंग को पीछे छोड़ दिया तथा लगभग 100 वर्षों तक, लगभग 1925 तक यह विश्व का विशालतम नगर था। 1841 की जनगणना में लंदन की जनसंख्या 22 लाख के आसपास तथा 1900 के आसपास चांदलर के अनुसार यह 60 लाख का नगर बन गया था। लंदन को पीछे छोड़कर जब विशालतम नगर होने का गौरव न्यूयॉर्क ने हासिल किया 1925 में, तब न्यूयॉर्क कुल मिलाकर 80 लाख व्यक्तियों का नगरीय क्षेत्र बन गया था। एक विशाल व्यापारिक आधार, अपेक्षाकृत बड़े औद्योगिक व्यापारिक पृष्ठ प्रदेश तथा स्वतंत्र लोकतांत्रिक पद्धति ने न्यूयॉर्क का काफ़ी तीव्र विकास करवाया। 1965 के आसपास यह स्थान टोक्यो ने ले लिया। 19वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जिस आधुनिक औद्योगिक किस्म के नगर का उदय हुआ, उसमें फैक्ट्री नए नगरीय संगठन में केंद्रीय तत्व के रूप में थी। अन्य प्रमुख तत्वों में रेलमार्ग तथा स्लम भी थे। बड़े पैमाने पर इन गंदी बस्तियां या स्लम की शुरुआत 19वीं शताब्दी के औद्योगिकरण के साथ साथ होता गया। इन औद्योगिक नगरों में श्रमिकों के लिए आवासीय बस्तियां भी बनी, जिसमें प्रकाश, वायु प्रसार, शौच, सफाई तथा खुली जगहों का बहुत अभाव था। इंग्लैंड के बर्मिंघम तथा ब्रैडफोर्ड नगर उदाहरण के रूप में इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। इन सब परिस्थितियों ने मृत्यु दर विशेषतर शिशुओं की काफ़ी ऊंची कर दी, जो बढ़ती ही जा रही थी। न्यूयॉर्क नगर इसका एक अच्छा उदाहरण है। 19वीं शताब्दी के मध्य में बर्लिन, वियना और पेरिस में भी यही स्थिति थी, लेकिन शताब्दी के उत्तरार्ध में नगरीय स्वास्थ्य की दिशा में किए गए सुधार और उसके फलस्वरूप प्राप्त मृत्यु नियंत्रण इस अवधि की अत्यंत महत्वपूर्ण देनों में से एक है। जल के गुण एवं जल वाहिनी नालियों इत्यादि में सुधार करने के अतिरिक्त सीवेज, अस्पताल, छोटे छोटे पार्क, खुले स्थान, सड़कों की सफाई तथा व्यक्तिगत शौचगृह इत्यादि की तरफ काफ़ी ध्यान दिया जाने लगा। 19वीं शताब्दी की एक और महत्वपूर्ण देन है उपनगरीय क्षेत्रों का विकास, विशेषतः बड़े नगरों की सीमाओं के पास। यद्यपि इस तरह के छोटे छोटे क्षेत्र प्रारंभिक रूपों में काफ़ी पहले के नगरों में भी मौजूद थे, इसके विकास के पीछे दो प्रमुख कारण माने गए। एक तो अत्यंत भीड़ भाड़ वाले जो गंदे और अस्वस्थकर केंद्रीय क्षेत्रों के पास के अच्छे, सस्ते एवं अधिक विस्तृत क्षेत्रों में स्थानांतरित होकर लोग बसने की प्रवृत्ति रखी, तथा दूसरा यातायात के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन जो हुआ था, उसके कारण सबर्ब्स का विकास देखने को मिला। चांदलर के अनुसार 1800 में 1 लाख या इससे अधिक जनसंख्या के शहरों की संख्या 66 थी, जो 1900 तक बढ़कर 301 हो गई, और किंग्सले डेविस के अनुसार 1950 में ऐसे नगरों की संख्या लगभग 900 थी। 10 लाखी नगरों की संख्या 1800 में 2, टोक्यो तथा पेकिंग, 1850 में 4, टोक्यो, लंदन, पेकिंग और पेरिस, तथा 1900 में चांदलर के अनुसार 16 थी। 1950 में यह संख्या बढ़कर 83 तथा 1962 में 133 हो गई। बर्लिन को 1880 में तथा मॉस्को और लेनिनग्राद को 1900 में यह मौका मिला। 1833 में स्थापित शिकागो नगर, जो आधुनिक विश्व का सुप्रसिद्ध रेल केंद्र भी है, 1890 तक 10 लाखी नगर बन गया था। अगली शताब्दी का तीव्रतम वृद्धि वाला बड़ा नगर लॉस एंजलिस है, जिसकी जनसंख्या 1860 में 5000 से बढ़कर 1970 की जनगणना में 70 लाख तक पहुंच गई थी। इसका प्रमुख कारण है 1876 में रेल का पहुंचना, बंदरगाह कार्य, फिल्म उद्योग की जलवायु तथा समीप के प्रदेश में तेल क्षेत्र की खोज। संयुक्त राज्य अमेरिका के नगरों के विकास का बहुत अच्छा परिवर्तन करते हुए बोरचट महोदय ने नगरीय विकास को 4 स्पष्ट अवस्थाएं बताई हैं। पहली है जल यात्रा तथा वैगन युग, जो 1790 से 1830 तक चला। दूसरी है भाप युग, वो 1830 से 1870 तक चला। फिर है इस्पात युग, जो 1870 से 1920 तक चला। और अंतिम है मोटर युग, जो 1920 से 1960 तक देखने को मिला। विश्व युद्धों के समय में
कुछ नगरों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। उदाहरणतः 1942 तक टोक्यो की जनसंख्या 78 लाख थी, जो अगस्त 1945 में गिरकर 30,60,000 ही रह गई। 1950 तक पुनः बढ़कर 69 लाख हो गई थी और इसी प्रकार ओसाका की जनसंख्या जो थी वो 1940 के 32.5 लाख से घटकर अगस्त 1945 में केवल 10.5 लाख ही रह गई थी। रूस की नगरीय वृद्धि पर वहाँ की कम्युनिस्ट क्रांति का भी, जो 1917 में आई थी, उसका भी काफ़ी प्रभाव देखने को मिला। 1926 और 1939 में के बीच रूस की जो नगरीय जनसंख्या थी वो दोगुनी से भी अधिक हो गई थी और कारगांडा तथा मैग्निटोगर्स्क जैसे नगर जो 1926 में थे ही नहीं, वो 1939 में लगभग 1.5 लाख के दर्जे के शहर बन गए थे। नगरीय वृद्धि के आधुनिकतम कारकों का उल्लेख करते हुए ब्रिटिश भूगोलवेत्ता जॉनसन ने बताया कि 20वीं शताब्दी में नगरीय वृद्धि को प्रभावित करने वाले 2 महत्वपूर्ण कार्य हुए। पहला, मोटर यातायात का विकास तथा दूसरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बड़े नगरों का प्रसार। प्रथम कार्य के कारण नगरों में काम करने के लिए अधिक दूर से आना संभव हुआ और नगरीय क्षेत्रों का विकास तेजी से हुआ। नगरीय जनसंख्या की बहिर्मुखी प्रवृत्ति के कारण उपनगरीय प्रसार देखने को मिला। परिणामतः तेजी से बढ़ते हुए विशाल महासागरीय क्षेत्रों के केंद्रीय भागों में जनसंख्या का पतन शुरू हो गया। उपनगरीय प्रदेशों में स्थानांतरित होने वाले लोग उच्च और मध्यम आय वर्गों के थे। औद्योगिक श्रमिक तथा निम्न वर्गीय लोग गरीबी के कारण केंद्रीय भागों के गिरते हुए गंदे पर्यावरण से नहीं हट सके। उष्ण कटिबंध में बड़े बड़े नगरों का विकास विगत शताब्दी की एक महत्वपूर्ण देन है। यह कार्य दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के समय से अधिक तेज गति से हुआ। जॉनसन महोदय ने बताया कि 1940वें दशक में यहाँ के 10 लाखी नगरों में केवल बम्बई, कलकत्ता, मैक्सिको सिटी तथा साओ पालो ही शामिल थे, जबकि इस समय इन नगरों की संख्या काफ़ी तथा वृद्धि भी अत्यंत तेज है। कच्चे माल के निर्यात तथा तैयार सामान के आयात पर अधिक निर्भर रहने से इन देशों में बड़े नगरों का विकास प्राय बंदरगाहों के रूप में हुआ, जैसे भारत में। लेकिन नव स्वतंत्र देशों में स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहित किए जाने तथा बड़े नगरों में ही प्राय उनके स्थापित किए जाने से भी बड़े नगरों की वृद्धि देखने को मिली। यद्यपि नगरीय जनसंख्या की वृद्धि इन क्षेत्रों में प्राकृतिक वृद्धि के कारण भी हुई, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों से स्थानांतरण सबसे प्रमुख कारक रहा और इस स्थानांतरण के पीछे का प्रमुख कारण है ग्रामीण क्षेत्रों में गिरी हुई अर्थव्यवस्था, जिसकी वजह से यहाँ के लोग बेहतर जीविकोपार्जन करने के लिए नगरों की तरफ आकर्षित हुए। गत शताब्दी के तीव्र वृद्धि के कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं। प्रसिद्ध खान नगर जोहान्सबर्ग 180 लोगों की बस्ती के रूप में स्थापित होने के बाद काफ़ी तेज़ी से विकसित हुआ और 1962 में इसका आकार 21 लाख तक पहुंच गया। कुछ अन्य उदाहरण है साओ पालो, जो 1900 में लगभग 2.4 लाख की जनसंख्या का था, जो 1962 में 49 लाख और 2005 में इसकी जनसंख्या 17.7 मिलियन तक पहुंच गई। टोक्यो के बाद विश्व का यह नवा शहर बन गया। भारत का राजधानी शहर दिल्ली भी काफ़ी तीव्र गति से बढ़ा है। 20वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण परिवर्तन में महत्वपूर्ण है द्वितीयक कार्य अथवा वस्तुओं के बनाने से संबंधित कार्यों से हटकर तृतीयक कार्यों अथवा सेवाओं के संपादन की तरफ बढ़ता हुआ झुकाव, विशेषतः 1920 से। इस परिवर्तन का प्रारंभ 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में ही शुरू हो गया था। सफ़ेद कॉलर व्यवसायों की वृद्धि अधिक हुई है। तकनीकी दृष्टि से अधिक विकसित देशों के लिए यह बात अधिक लागू होती है, क्योंकि जैसा स्मेल्स ने कहा है, देशों की प्रगति के अनुपात में ही इन कार्यों का अनुपात भी बढ़ा है, जिसका प्रभाव भी नगरीय वृद्धि पर पड़ा है। दक्षिणी पूर्वी एशिया के नगरीय विकास तथा राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन का नेतृत्व करने वाले नगर अपने अपने देशों की राजधानियों तथा सबसे बड़े नगर के रूप में कई शताब्दियों तक प्रभाव डालते रहे हैं। तो आज हमने आधुनिक युग में नगरों का विकास किस प्रकार से हुआ,
इसके बारे में पढ़ा। उसके साथ ही जो हमारा ये इकाई थी वो पूरी हुई। इसमें हमने नगरों का विकास विभिन्न युगों में कर लिया। प्रागैतिहासिक काल या प्राचीनतम काल जो ईसा से पूर्व का है, उसमें नगरों का विकास किस प्रकार हुआ। उसके बाद प्राचीन समय में नगरों का विकास कैसे हुआ, ग्रीक रोमन काल के अंदर। फिर अंध युग आया, अंध युग में और मध्यकालीन युग के अंदर विकास नगरों का किस प्रकार देखने को मिला वो हमने जाना। और उसके बाद पुनर्जागरण या बारूक काल हुआ, उसके अंदर नगरों का विकास कैसे हुआ वो हमने पढ़ा। और आज हमने आधुनिक काल को भी पढ़ लिया है। इसके साथ ही ये हमारा टॉपिक या व्याख्यान कंप्लीट हुआ। हम शीघ्र आपके साथ दूसरे व्याख्यान के रूप में लेकर उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।